एपिसोड 41 टू 45। चैप्टर 41, एक और ब्रेक थ्रू। यश को तन्मय की याद आए और इसकी मुख्य वजह सेक्ट फॉरबिडन ग्राउंड था। उस दिन परी काव्यांजलि के साथ सेक्ट फॉरबिडन ग्राउंड के पास खड़े होकर यश ने एक अजीब सी आवाज़ सुनी थी और उसे महसूस हुआ था कि सेक्ट फॉरबिडन ग्राउंड के पीछे सच में कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। वापस लौटने के बाद यश ने अवचेतन रूप से कई अलग अलग जगहों से सेक्ट फॉरबिडन ग्राउंड के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की, लेकिन यश की पहुंच केवल आउटर सेक्ट डिसाइपल के दायरे तक ही थी और वह दायरा इतना छोटा था कि उसे कोई भी काम की जानकारी नहीं मिल सकी। कई आउटर सेक्ट डिसाइपल ने तो सेक्ट फॉरबिडन ग्राउंड का नाम तक नहीं सुना था, जानकारी देना तो दूर की बात थी। केवल ललित, जो सेक्ट में काफ़ी समय से था, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानता था और उसे इसके अस्तित्व का हल्का सा अंदाज़ा था। जहाँ तक इस बात का सवाल था कि सेक्ट फॉरबिडन ग्राउंड वह जगह है जहाँ पूर्व ट्रू डिसाइपल तन्मय की जान गई थी, ये बात कोई भी नहीं जानता था, उन्हें तो यश से भी कम पता था। यश ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे थंडर लेपर्ड इलेक्ट्रिक लाइट फिस्ट मैनुअल के पन्नों के बीच मारे गए ट्रू डिसाइपल तन्मय के नोट्स मिल जाएंगे। आने वालों के लिए एक संदेश, थंडर लेपर्ड इलेक्ट्रिक लाइट फिस्ट बेहद तेज है और इसमें एक ज़बरदस्त विस्फोटक ताकत है। लेकिन अगर किसी का ट्रू एसेंस पूरी तरह से शुद्ध नहीं है तो वह विस्फोटक ताकत कमज़ोर पड़ जाएगी, जिससे किसी दुश्मन को हराना नामुमकिन हो जाएगा। मैंने एक बार इस थंडर लेपर्ड इलेक्ट्रिक लाइट फिस्ट को कल्टीवेट करने में सफलता हासिल की थी, लेकिन मेरे ट्रू एसेंस के पर्याप्त शुद्ध न होने के कारण मुझे नुकसान उठाना पड़ा। कड़ी मेहनत और रिसर्च के बाद मैंने खोज निकाला कि थंडर लेपर्ड इलेक्ट्रिक लाइट फिस्ट को असल में इन सटेप कोलैप्स फिस्ट के साथ पूरी तरह से मिलाया जा सकता है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो इनकी ताकत दोगुनी हो जाती है, जो ट्रू एसेंस की अशुद्धता की कमी को पूरा कर देती है। इसकी ताकत एक ह्यूमन रैंक मीडियम ग्रेड मार्शल स्किल के बराबर हो सकती है। बाद में मैंने अपने ट्रू एसेंस को बहुत मेहनत से निखारा और जब मेरा ट्रू एसेंस शुद्ध हो गया तो इस मिली जुली तकनीक की ताकत सीधे एक ह्यूमन रैंक हाई ग्रेड मार्शल स्किल के करीब पहुंच गई। इन शब्दों को पढ़ना तुम्हारी किस्मत है। अगर तुम चाहो तो नीचे दिए गए तरीके के अनुसार इसे कल्टीवेट कर सकते हो। तन्मय के नोट्स पढ़ने के बाद यश के दिल में जो हैरानी थी उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। मर्जिंग यानी मिलाना, वह मारा गया तन्मय सच में दो ह्यूमन रैंक लो ग्रेड मार्शल स्किल्स को एक साथ मिलाने में कामयाब हो गया था और उसकी ताकत एक ह्यूमन रैंक हाई ग्रेड मार्शल स्किल तक पहुंच सकती थी। ये तो बस चमत्कार था। एक इनर सेक्ट डिसाइपल के लिए भी जिन मार्शल स्किल्स का वे अभ्यास कर सकते थे उनका ग्रेड आमतौर पर सिर्फ ह्यूमन रैंक लो ग्रेड तक ही होता था। इनर सेक्ट डिसाइपल के बीच के केवल सबसे बेहतरीन छात्रों को ही ह्यूमन रैंक मीडियम ग्रेड मार्शल स्किल्स का अभ्यास करने का मौका मिल पाता था। जहां तक ह्यूमन रैंक हाई ग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक और मार्शल स्किल्स की बात थी, इंस्ट्रक्टर राघव के अनुसार 100 इनर सेक्ट डिसाइपल में से किसी एक को भी इन्हें पाने का मौका नहीं मिलता था। सीधे शब्दों में कहें तो यश के हाथ एक खजाना लग गया था। जब तक यश थंडर लेपर्ड इलेक्ट्रिक लाइट फिस्ट और इंसटेप कोलैप्स फिस्ट को मिलाने के लिए तन्मय के बताए तरीके का पालन करता और अपने ट्रू एसेंस की शुद्धता को देखता, उसे एक बेहद खतरनाक और ताकतवर फिस्ट टेक्निक मिलनी तय थी। इसने यश को एक आउटर सेक्ट डिसाइपल होने के बावजूद एक ऐसी फिस्ट टेक्निक हासिल करने का मौका दिया जो शायद केवल टॉप लेवल के इनर सेक्ट डिसाइपल को ही मिल पाती थी। ट्रू डिसाइपल के नोट्स को सावधानी से संभाल कर रखते हुए यश को थोड़ा अफसोस भी हुआ। जाहिर है, जब तन्मय ने थंडर लेपर्ड इलेक्ट्रिक लाइट फिस्ट को कल्टीवेट किया होगा तब वह भी एक इनर सेक्ट डिसाइपल ही रहा होगा और उसका कल्टीवेशन लेवल बहुत ऊंचा नहीं रहा होगा। फिर भी उसने अपनी रचनात्मकता से बिल्कुल अलग विशेषताओं वाली दो फिस्ट टेक्निक को मिला दिया, जिससे उनकी ताकत कई गुना बढ़ गई। अगर तन्मय की मौत न हुई होती और वह आज जिंदा होता तो वह कितनी शानदार और असाधारण हस्ती बन गया होता। अनजाने में ही मारे गए ट्रू डिसाइपल तन्मय को लेकर यश की दिलचस्पी और भी गहरी हो गई। तन्मय आखिर किस तरह का इंसान था? एक ट्रू डिसाइपल जैसी ताकतवर हस्ती होते हुए भी उसकी मौत सेक्ट के इतने करीब पीछे के पहाड़ों में कैसे हो गई? और उसकी मौत की बात तो छोड़िए, जिस जगह उसकी जान गई उसे सेक्ट फॉरबिडन ग्राउंड घोषित कर दिया गया। आखिर वहां ऐसा कौन सा रहस्य छिपा था? बिना कुछ और सोचे यश तुरंत स्क्रिप्चर डिपॉजिटरी पवेलियन गया और ह्यूमन रैंक लो ग्रेड मार्शल स्किल इंसटेप कोलैप्स फिस्ट ले आया। ये यश की किस्मत थी कि उसने पहले ही बहुत सारा मुनाफा कमा लिया था, वरना अगर उसे थंडर लेपर्ड इलेक्ट्रिक लाइट फिस्ट से ट्रू डिसाइपल के नोट्स मिल भी जाते तो वह इतने कम समय में इंसटेप कोलैप्स फिस्ट हासिल नहीं कर पाता। कारण साफ था। हालांकि यश लड़कर अर्थ रैंकिंग के टॉप 3 में पहुंच गया था और सेक्ट ने उसे इनाम के तौर पर स्क्रिप्चर डिपॉजिटरी पवेलियन के दूसरे फ्लोर पर जल्दी जाने की अनुमति दे दी थी, जिससे वह ह्यूमन रैंक लो ग्रेड कल्टीवेशन मैनुअल चुन सकता था जो सिर्फ इनर सेक्ट डिसाइपल चुन सकते थे। उसे केवल ये योग्यता मिली थी। अंदर से कोई मैनुअल कल्टीवेट करने के लिए चुनने के लिए उसे अभी भी सेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स चुकाने थे। ह्यूमन रैंक लो ग्रेड मैनुअल्स के लिए ज़रूरी सेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स मोर्टल रैंक हाई ग्रेड मैनुअल्स की तुलना में लगभग दोगुने थे।
थंडर लेपर्ड इलेक्ट्रिक लाइट फिस्ट के लिए 500 सैक कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स की ज़रूरत थी। विंड स्पिरिट स्टेप्स के लिए 400 और इंच सटेप कोलैप्स फिस्ट की कीमत भी 500 पॉइंट्स थी। तीनों मैनुअल्स के लिए कुल 1400 सैक कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स लग गए। यश ने जो 2000 पॉइंट्स पहले कमाए थे उनमें से ज़्यादातर खर्च हो चुके थे। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं थी कि सेक्ट का बूढ़ा डीकन तब बहुत हैरान रह गया जब यश ने एक और मैनुअल चुना, क्योंकि कई पुराने इन सेक्ट डिसाइपल भी एक बार में इतने सारे सेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स नहीं दे पाते थे। यश को नई मूवमेंट टेक्निक मिल गई थी, लेकिन उसे इसे कल्टीवेट करने की कोई जल्दी नहीं थी। उसकी पहली प्राथमिकता अपने शरीर में मौजूद ब्लड और भंवर के आखिरी अंश को रिफाइन करना और पूरी तरह से ट्रू एसेंस रेल में कदम रखना था। ट्रू एसेंस रेल में प्रवेश करने के बाद उसके लिए एक ह्यूमन रैंक हाई ग्रेड टेक्निक इंतजार कर रही थी, जो शायद ही टॉप इन सेक्ट डिसाइपल को मिल पाती थी। यश के पास सिर्फ 3 दिन बचे थे। इन 3 दिनों के अंदर यश को किसी भी कीमत पर ट्रू एसेंस रेल में ब्रेक थ्रू करना था, वरना उसे इंस्ट्रक्टर राघव द्वारा वादा किया गया इनाम नहीं मिल पाएगा। एक कंडेंसिंग ट्रू पिल निगलने के बाद यश एक बार फिर पालथी मारकर बैठ गया। उसने औषधीय शक्ति को घुमाना और अपने कल्टीवेशन को तेज करना शुरू कर दिया। अब जब उसके पास कंडेंसिंग ट्रू पिल्स की 2 बोतलें थीं, यश को पूरा भरोसा था कि इतने सारे संसाधनों के साथ ब्लड रिफाइनिंग 5th लेवल पीक से ट्रू एसेंस रेल तक ब्रेक थ्रू करना सिर्फ समय की बात है। लेकिन चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसी उसने सोची थीं। दिन बीतते गए और यश की कंडेंसिंग ट्रू पिल्स एक एक करके खत्म होती गईं। लगातार पिल्स खाने से यश के शरीर में जो ट्रू एसेंस जमा हो गया था उससे उसके मेरिडियंस में दर्द होने लगा था, फिर भी ट्रू एसेंस रेल का बॉटलनेक जरा भी नहीं खिसका। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। उन 3 दिनों में यश ने लगातार 10 कंडेंसिंग ट्रू पिल्स खा ली थीं, फिर भी वह ट्रू एसेंस रेल तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया था। अभी भी ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। यश ने अपनी आंखें खोलीं और एक कड़वी मुस्कान दी। एक जानलेवा लड़ाई लड़ने और 3 दिनों में 10 कंडेंसिंग ट्रू पिल्स खाने के बाद उसने हर वो तरीका आजमा लिया था जो वह सोच सकता था, फिर भी वह ट्रू एसेंस रेल के बॉटलनेक पर अटका हुआ था। 3 महीने की डेडलाइन गुजर चुकी है। लगता है कि इंस्ट्रक्टर राघव ने जिस ह्यूमन रैंक हाई ग्रेड टेक्निक का वादा किया था वह मेरी किस्मत में नहीं है। पता नहीं इंस्ट्रक्टर राघव अब मेरे साथ कैसा सलूक करेंगे, क्या वो मुझे देखते ही मुझ पर वार कर देंगे। ये देखकर कि इंस्ट्रक्टर राघव के साथ तय किया गया समय बीत चुका है, यश ने निराशा में एक हल्की सी आह भरी। कुछ चीज़ों के साथ ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती थी। लगता था कि अब उसे धीरे धीरे अपनी मेहनत से ही इस बॉटलनेक को पार करना होगा। जैसे ही यश ने इंस्ट्रक्टर राघव के इनाम की उम्मीद पूरी तरह छोड़ दी, उसके डैंटियन में ब्लड और भंवर का आखिरी अंश कांपा और टूट गया। उमड़ता हुआ ब्लड और ट्रू एसेंस की बूंदों में बदल गया और पलक झपकते ही यश के डैंटियन में एक ट्रू एसेंस भंवर बन गया। मैंने बस ऐसे ही ब्रेक थ्रू कर लिया। जैसे ही मैंने उस लालच को छोड़ा, मेरा ब्रेक थ्रू हो गया। हैरानी के बीच यश को अचानक एक कहावत याद आई, हर चीज़ को उसके प्राकृतिक रूप में होने दो, ज़बरदस्ती मत करो। जैसे ही ट्रू एसेंस भंवर बना, उसने तेजी से मेरिडियंस में भरी औषधीय शक्ति को खींचना शुरू कर दिया। यश का कल्टीवेशन छलांगे मारकर बढ़ने लगा। जब उसके शरीर का सारा एसेंस और ब्लड और ट्रू एसेंस में बदल गया तो यश ने अपना ध्यान हल्का सा अपने डेंटियन पर केंद्रित किया। उसकी चेतना ट्रू एसेंस के साथ घूमी और उसके डेंटियन और मेरिडियंस के अंदर का हर छोटा बदलाव उसकी आंखों के सामने साफ दिखाई देने लगा। इंटरनल विजन। यश तुरंत समझ गया कि ब्लड रिफाइनिंग रेल से ट्रू एसेंस रेल में ब्रेक थ्रू करने के बाद किसी भी मार्शल आर्टिस्ट को मिलने वाली यह पहली और बेहद काम की खूबी है। ट्रू एसेंस की हलचल के जरिए कोई भी अपने शरीर के किसी भी हिस्से में होने वाले बदलावों को बहुत साफ तौर पर महसूस कर सकता था। ट्रू एसेंस रेल का एक मार्शल आर्टिस्ट अपने कल्टीवेशन के तरीके को लगातार बेहतर बनाने और कमियों को खोजने के लिए इंटरनल विजन का इस्तेमाल कर सकता है। अकेले इसी मामले में ट्रू एसेंस रेल ब्लड रिफाइनिंग रेल से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। चोट लगने के बाद इंटरनल विजन का रोल और भी अहम हो जाता है। इंटरनल विजन के जरिए कोई भी व्यक्ति सटीक तरीके से इलाज कर सकता है और अपने मेरिडियंस और अंदरूनी अंगों में होने वाले बदलावों को पूरी तरह समझ सकता है। लेकिन ट्रू एसेंस रेल में ब्रेक थ्रू करने के बाद होने वाले बदलाव सिर्फ इंटरनल विजन तक ही सीमित नहीं हैं। मेरिडियंस एक मार्शल आर्टिस्ट की नींव होते हैं। मार्शल आर्टिस्ट के मेरिडियंस हर पल उसके इस्तेमाल के लिए असीमित ब्लड ऑरा पैदा करते हैं। जब हमले, कल्टीवेशन या इलाज के लिए ट्रू एसेंस को जगाया जाता है तो ट्रू एसेंस भी मेरिडियंस के अंदर ही सफ़र करता है। ब्रेक थ्रू से पहले जब यश ट्रू एसेंस को एक्टिवेट करता था तो एसेंस और ब्लड ऑरा मेरिडियंस के अंदर ट्रू एसेंस के साथ मिलकर रहते थे। इससे ट्रू एसेंस के आगे बढ़ने की स्पीड काफ़ी कम हो जाती थी और उसे चलाने में ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती थी। एक तरह से जब किसी मार्शल आर्टिस्ट का कल्टीवेशन ब्लड रिफाइनिंग 5th लेवल तक पहुंच जाता है तो एसेंस और ब्लड ऑरा मेरिडियंस के अंदर ट्रू एसेंस के बहने में एक रुकावट बन जाते हैं। लेकिन जिस पल उसके डेंटियन में ट्रू एसेंस भंवर बना, यश के मेरिडियंस में हर पल बनने वाला नया ब्लड ऑरा तुरंत ट्रू एसेंस भंवर द्वारा कुछ मात्रा में ट्रू एसेंस में बदल दिया गया।
इस हालत में ब्लड ऑरा की रुकावट के बिना यश के मेरिडियंस तुरंत एक चौड़ी और खुली सड़क में बदल गए। यश ने हवा में एक हल्का सा मुक्का मारा और एक ही सोच के साथ उसके डेंटियन में शांत पड़ा ट्रू एसेंस तुरंत बाहर की ओर झपटा, खास मेरिडियन से होकर गुजरा और पलक झपकते ही उसके मुके की सतह पर ट्रू एसेंस की एक मोटी परत में बदल गया। जैसे ही ट्रू एसेंस मेरिडियन से होकर गुजरा, उसकी आवाज़ बिजली कड़कने जैसी और एहसास किसी बाढ़ जैसा था। ट्रू एसेंस रेल में ब्रेक थ्रू करने के बाद जब ट्रू एसेंस मेरिडियंस में बहता है तो उसकी स्पीड और मात्रा कई गुना बढ़ जाती है, और जाहिर है इसकी ताकत भी कई गुना बढ़ जाती है। बूम! यश ने अपना ट्रू एसेंस एक्टिवेट किया और अपनी दोनों मुट्ठियों को आपस में टकराया। शुद्ध नीले ट्रू एसेंस की दो लहरों के टकराने से एक जोरदार गड़गड़ाहट पैदा हुई और उस धमाके के झटके से यश के गालों में तेज दर्द हुआ। अगर मैं अभी हर्षल से दोबारा लड़ूं, पीक लेवल स्नैक स्प्रिंग ग्रास को 5 सैक्रेड माउंटेन्स डिवाइन फिस्ट की ताकत के साथ मिला दूं और मिराज ड्रैगन पल द्वारा निखारे गए अपने बेहद शुद्ध ट्रू एसेंस का इस्तेमाल करूं, तो मैं हर्षल को बस कुछ ही मुक्कों में हरा सकता हूं, है ना? यश का चेहरा गजब के आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसी कल्टीवेशन लेवल पर होने के बावजूद ट्रू एसेंस के मामले में उसे काफ़ी फायदा था। हालांकि वह इंस्ट्रक्टर राघव की 3 महीने की डेडलाइन से एक दिन ऊपर हो गया था, फिर भी यश ने इंस्ट्रक्टर राघव के ऑफिस जाने की हिम्मत जुटाई। मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया है, एक दिन ज़्यादा लगने से कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, है ना? सावधानी से इंस्ट्रक्टर राघव के ऑफिस में कदम रखते हुए और रास्ता खोजने के लिए पहले हिम्मत जुटाओ वाले पत्थर के बोर्ड को देखते हुए यश ने धीमी आवाज में कहा, इंस्ट्रक्टर राघव, यश यहाँ आपको प्रणाम करने आया है। स्वैश! बिना किसी हैरानी के हमेशा की तरह अंदर के हॉल से अचानक एक बर्फीली तलवार की रोशनी निकली और यश के सिर की तरफ तेजी से आई। हालांकि आज इसके साथ एक गुस्से भरी आवाज भी थी। मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। क्या मुझे एल्डर कहकर बुलाना जरूरी है? उस बर्फीली तलवार की रोशनी में जो ठंडक थी, उसने यश के मेरिडियंस को जमाने की धमकी दी। यश के शरीर का ट्रू एसेंस इस बर्फीली ऊर्जा का सामना करने के लिए पागलों की तरह बहने लगा। यश के चेहरे के भाव तुरंत जम गए और उसकी आंखें अपने आप ऊपर की ओर घूम गईं। वह बर्फीली तलवार की रोशनी रुक जानी चाहिए थी, है ना? हर बार ऐसा ही करना। क्या इंस्ट्रक्टर राघव सच में इतने बोर हो गए हैं? वूश! जिस पल यश मन ही मन शिकायत कर रहा था, हवा को चीरती हुई वह बर्फीली तलवार की रोशनी अचानक तेज हो गई और उसके सिर की ओर झपटी। सच में बर्फीली तलवार की रोशनी को अपनी तरफ आते देख यश के होश उड़ गए। उसने तुरंत खुद को बचाया और लगभग 30 मीटर दूर खिसकने के लिए स्नैक स्प्रिंग ग्रास का इस्तेमाल किया। बैंग! राघव की बर्फीली तलवार की रोशनी जमीन से टकराए और ठोस नीले ईंट के फर्श पर कई मीटर लंबा एक कट का निशान बना दिया। इस धमाके ने यश को ठंडे पसीने में डुबो दिया। अपना सिर सहलाते हुए उसने महसूस किया कि जो बाल अभी अभी उगे थे वे तुरंत कट चुके थे। और उसके माथे पर बर्फीली तलवार की रोशनी ने कट लगा दिया था, जिससे खून की कुछ खरोंचें बन गई थीं और तुरंत उसके चेहरे से खून बहने लगा। माथे से खून पहुँचते हुए यश को अभी भी डर महसूस हो रहा था। अगर अभी उसका रिएक्शन थोड़ा सा भी धीमा होता तो क्या वह उस बर्फीली तलवार की रोशनी से 2 हिस्सों में नहीं कट जाता? स्वैश! इससे पहले कि यश सांस ले पाता, राघव की बर्फीली तलवार की रोशनी ने किसी यमदूत की तरह दोबारा हमला कर दिया। तेजी से हिलते हुए यश ने एक बार फिर हमले से बचने के लिए स्नैक स्प्रिंग ग्रास का इस्तेमाल किया। हालांकि यश जितनी तेजी से बचता, बर्फीली तलवार की रोशनी उतनी ही तेजी से उसका पीछा करती। कुछ ही देर में यश का शरीर तलवार की रोशनी के घावों से भर गया। कई बार उसकी जान बाल बची। एक बार तो बर्फीली तलवार की रोशनी उसकी गर्दन के चारों ओर घूम गई, जिससे उसका सिर लगभग कटने ही वाला था। मौत को करीब से देखने के बाद यश ने पाया कि बर्फीली तलवार की रोशनी में मौजूद ताकत एक हद तक सीमित लग रही थी। वह मुश्किल से उसका सामना कर पा रहा था। शांति से उसने सरपेंट स्विमिंग स्टेप्स के साथ 5 सैक्रेड माउंटेन्स डिवाइन फिस्ट का इस्तेमाल किया और वह असल में उस बर्फीली तलवार की रोशनी को पीछे धकेलने में कामयाब रहा। मौका मिलते ही वह झुका और छलांग लगाए लगभग 5 या 6 मीटर हवा में उछला। जब बर्फीली तलवार की रोशनी अपनी रफ्तार पकड़ रही थी, तभी उसने हवा में ही उस पर 5 सैक्रेड माउंटेन्स रिटर्निंग एज 1 का वार कर दिया। उसके डेंटियन में मौजूद ट्रू एसेंस भंवर तेजी से घूमा और यश की 5 सैक्रेड माउंटेन्स डिवाइन फिस्ट के जरिए ढेर सारा ट्रू एसेंस बाहर निकला। ये ट्रू एसेंस एक शुद्ध नीले मूके में बदल गया जो राघव की बर्फीली तलवार की रोशनी से जोर से टकराया। पफ! एक हल्की सी आवाज के साथ यश का शुद्ध नीला ट्रू एसेंस फिस्ट और राघव की बर्फीली तलवार की रोशनी एक साथ हवा में गायब हो गए। मैं सच में इंस्ट्रक्टर राघव की बर्फीली तलवार का सामना कर सकता हूँ। यश ने अपनी मुट्ठियों को देखा, खुशी और उलझन दोनों एक साथ महसूस करते हुए। ये तो मुमकिन ही नहीं है। चुपचाप अंदर आ जाओ मेरे पास। यश जल्दी से अंदर गया। एक सफ़ेद रेशमी कपड़ा उसके सिर की तरफ उड़कर आया, जिससे वह ये सोचकर चौंक गया कि कहीं ये कोई दूसरा हमला तो नहीं है। कुछ पल की हड़बड़ाहट के बाद यश को उस सफ़ेद कपड़े से एक हल्की मीठी सी महक आई।
हम चूहे की तरह डरपोक। एक ठंडी आवाज के साथ राघव ने अपनी आंखें सिकुड़ीं। खुद को साफ करो, मुझे तुम्हारा खून से सना हुआ चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं है। यश का चेहरा हल्का लाल हो गया और वह फिर से मन ही मन बड़बड़ाया। इसी इंसान ने मेरे चेहरे का ये हाल किया है। कोई ताज्जुब नहीं कि कोई भी आउटर सेक्ट डिसाइपल यहाँ मदद के लिए आने की हिम्मत नहीं करता। अगर कोई आउटर सेक्ट डिसाइपल यहाँ आता है तो उस पर तलवार की रोशनी से हमला होता है, वे तो पागल ही हो जाएंगे। यश, क्या तुम्हें मेरी तलवार की रोशनी को तोड़ने पर बहुत गुरूर हो रहा है? राघव का सवाल सुनकर यश के चेहरे पर एक हल्का सा गर्व झलक आया। 16-17 साल के लड़के के लिए अगर उसमें थोड़ा सा भी गुरूर न हो तो अचरज की बात है। इतना इतरा क्यों रहे हो? मैंने अपनी ताकत का 1% से भी कम हिस्सा इस्तेमाल किया था और अपना कल्टीवेशन ट्रू एसेंस रेल्म तक कम करने के लिए भी काफ़ी मेहनत की थी। कुछ हमलों में तुम्हारा टेस्ट लेने के बाद ही तुम्हारी ये हालत हो गई और कई बार तुम्हारा पेट और सिर कटने से बाल बाल बचा। इसमें इतराने वाली क्या बात है? यश हैरान रह गया। तो बात ये थी, उसके चेहरे पर जो गर्व अभी अभी आया था वह तुरंत शर्मिंदगी में बदल गया। 3 महीने का समय बीत चुका है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? क्या तुम्हें लग रहा है कि मेरी तलवार की रोशनी अब ज़्यादा तेज़ नहीं रही और तुम खुद को आजमाना चाहते हो? क्या मैं अपनी 10% ताकत का इस्तेमाल करूं ताकि तुम्हारी इच्छा पूरी हो सके? नहीं, नहीं, नहीं। राघव की बातों से डरकर यश कुछ कदम पीछे हट गया। कोई मजाक नहीं था, उनकी ताकत के 1% से भी कम हिस्से ने उसकी यह हालत कर दी थी। अगर वो 10% का इस्तेमाल करते तो वह शायद पल भर में ही मारा जाता। इंस्ट्रक्टर राघव, मैं तो बस। ठीक है, सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। चूंकि तुम्हारे ब्रेकर थ्रू के बाद तुम्हारा ट्रू एसेंस काफ़ी शुद्ध हो गया है और तुमने मेरी बर्फीली तलवार की रोशनी के सामने खुद को काफ़ी हद तक साबित किया है, तो मैं तुम्हें इस बार छोड़ रहा हूँ। जैसे ही यश चिंता में पड़ रहा था, राघव ने अचानक अपना हाथ हिलाते हुए कहा। ये डिसाइपल इंस्ट्रक्टर राघव का शुक्रिया अदा करता है। और उस कल्टीवेशन टेक्निक के बारे में क्या? यश को पता नहीं था कि वह इनाम अभी भी मिलेगा या नहीं, इसलिए उसने पूछ लिया। देखो, तुम्हारे अंदर कितनी कम महत्वाकांक्षा है। राघव ने ताना मारा। मैं, राघव, जो कहता हूँ वो करता हूँ। ह्यूमन रैंक हाई ग्रेड टेक्निक की बात छोड़ो, चूंकि मैंने वादा किया था, तो अगर अर्थ रैंक की टेक्निक भी लानी पड़ी तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। ये लो, इसे पकड़ो। ऐसा कहते ही राघव के हाथ से एक सीक्रेट मैनुअल उड़कर आए। यश ने उसे फुर्ती से पकड़ लिया और 1 QE प्राइमोडियल यूनिटी आर्ट नाम के शब्द कवर पर चमकते हुए उसकी आंखों के सामने आ गए। इसे वापस जाकर पढ़ लेना। इसके अंदर मेरे खुद के हाथ से लिखे हुए कल्टीवेशन के अनुभव की एक कॉपी है, तुम इसे भी पढ़ सकते हो। याद रखना, चाहे ब्लड रिफाइनिंग रेल्म हो या ट्रू एसेंस रेल्म, तुम असल में भविष्य के लिए एक नींव तैयार कर रहे हो। तुम्हें कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर यश के दिल में अचानक एक अजीब सी भावना जाग उठी। हालांकि इंस्ट्रक्टर राघव थोड़े सख्त थे, लेकिन वो असल में उसके लिए बहुत अच्छे थे। राघव की दी गई तकनीकों और मार्गदर्शन के बिना यश आज जहां है वहां कभी नहीं पहुंच पाता। सच कहा जाए तो राघव के बिना यश के लिए इतने कम समय में हर्षल को हराना और अर्थ रैंकिंग में दूसरी जगह पाना बिल्कुल नामुमकिन था। और इतने कम समय में ट्रू एसेंस रेल्म में ब्रेक थ्रू करना तो और भी नामुमकिन था। यश के मन में बस एक ही सवाल था, आखिर राघव उसे इतना अहम क्यों मानते थे? क्या हुआ, बहुत भावुक हो गए हो? राघव की तीखी आंखें जैसे इंसान का दिल पढ़ सकती थीं, उन्होंने तुरंत यश के चेहरे के भावों को पकड़ लिया। ज्यादा मत सोचो, हालांकि मैंने तुम्हें परीक्षा में पास कर दिया है और मौत की सज़ा तो टल गई है, लेकिन जिंदा रहने की सज़ा से तुम बच नहीं सकते। एक बहुत ही ज़रूरी काम है जिसे मैं चाहता हूं कि तुम खुद करो, राघव ने कहा। क्या काम? यश का दिल बैठ गया। इंस्ट्रक्टर राघव जैसे इंसान के मुंह से ज़रूरी काम सुनना कोई आसान बात नहीं हो सकती थी। ये खत मेरी तरफ से डार्क माउंटेन कमांड्री की राजधानी में रहने वाले मल्होत्रा परिवार तक पहुंचा दो और इसे खुद ओल्ड मैडम मल्होत्रा को सौंपना। राघव ने एक पहले से लिखा हुआ खत निकाला और कहा, और हाँ, ये 10 मैरो क्लींजिंग पिल्स भी हैं, तुम्हें ओल्ड मैडम मल्होत्रा और उनके छोटे पोते के पास रहकर उन्हें ये पिल्स खिलानी होंगी। अगर ज़रूरत पड़े तो तुम्हें अपने ट्रू एसेंस का इस्तेमाल करके औषधीय शक्ति को घुमाने में उनकी मदद करनी होगी। ये 10 बोतलें खास तौर पर बनाई गई स्मॉल ग्रेन ब्लड एसेंस पिल्स की हैं, इनमें तुम्हारी ब्लड एसेंस पिल्स की तुलना में केवल 10वां हिस्सा ही ताकत है। इन्हें चुपचाप श्रेया मल्होत्रा को दे देना और उसे कहना कि हर दिन एक छोटी पिल खाए। तुम्हें बी ए किंग शोल्डरिंग माउंटेन फिस्ट आती है ना? यश ने सिर हिलाया। तुम खुद ओल्ड मैडम मल्होत्रा के इकलौते छोटे पोते को ये सिखाओगे? लेकिन सेक्ट के नियमों का क्या? यश की भौहें तन गईं। मैं हर चीज़ की जिम्मेदारी लूंगा, राघव ने अपना हाथ लहराते हुए बेहद आत्मविश्वास के साथ कहा। यश बस सिर हिलाकर रह गया। इसके अलावा यहाँ 1000 तोले सोना और 5000 तोले चांदी है। जब समय सही लगे तो मल्होत्रा परिवार के सुपरवाइजर से गुपचुप मिलकर उनके लिए कुछ ज़मीन खरीद लेना।
राघव के निर्देश अजीब होते जा रहे थे और उनका दिल भी बहुत बड़ा था। लेकिन राघव के चेहरे पर जो दृढ़ निश्चय था उसे देखकर यश बस सुनता रहा। क्या तुम्हें सब कुछ साफ साफ याद है? राघव ने अपने निर्देश खत्म करने के बाद पूछा। मुझे सब याद है, लेकिन इंस्ट्रक्टर राघव, डार्क माउंटेन कमांडरी इतनी बड़ी है, वहाँ मल्होत्रा नाम के दर्जनों या सैकड़ों परिवार हो सकते हैं। मैं इस ओल्ड मैडम मल्होत्रा को कैसे ढूंढूंगा? आपको मुझे एक पक्का पता तो देना ही होगा, है ना? यश ने पूछा। राघव ने अपनी आंखें सिकुड़ीं। पक्का पता? वो तो मुझे भी नहीं मालूम। हालांकि डार्क माउंटेन कमांडरी सिटी में अगर तुम मल्होत्रा परिवार की ओल्ड मैडम मल्होत्रा के बारे में पूछोगे तो किसी दूसरे परिवार की उनकी जगह लेने की हिम्मत नहीं होगी। यश ने गहरी सोच में पड़ते हुए सिर हिलाया। एक पक्के पते के बिना ये काम मुश्किल होने वाला था। इंस्ट्रक्टर राघव, जिस परिवार को हम ढूंढ रहे हैं, क्या आप? मयंक मल्होत्रा। ये नाम सुनने के बाद मुझे कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, है ना? यश के मन में इज्जत की भावना जागी। मयंक मल्होत्रा ब्लैक वाटर किंगडम का एक जाना माना नाम था। कम से कम 13 उत्तरी कमांडरीज में तो वह एक महान हीरो की तरह था। वह कभी मिस्टिक क्लाउड सेक्ट का डिसाइपल भी हुआ करता था, लेकिन दुर्भाग्य से वह बहुत कम उम्र में ही मारा गया था। कोई ज़रूरत नहीं, मुझे पता है कि क्या करना है, यश ने तेज़ आवाज़ में कहा। थोड़ी देर रुककर यश ने धीमी आवाज़ में पूछा, इंस्ट्रक्टर राघव, क्या ये खत बहुत ज़रूरी है? क्या मैं इसे कुछ दिनों बाद पहुंचा सकता हूं? क्यों, तुम्हें कोई और काम है? मैं अपने घर जाकर अपने माता पिता से मिलना चाहता हूं। मेरा घर मार्शल पीस कमांडरी में है और डार्क माउंटेन कमांडरी मार्शल पीस कमांडरी से 1000 मील दक्षिण में है। अगर कोई जल्दी नहीं है तो मैं पहले मार्शल पीस कमांडरी में अपने माता पिता से मिलना चाहता हूं और फिर डार्क माउंटेन कमांडरी जाऊंगा। इससे समय बचेगा, यश ने कहा। यह सुनकर राघव के चेहरे पर हल्की सी सिकुड़न आ गई। खत की कोई जल्दी नहीं है, कुछ दिन पहले या बाद में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी तुम्हारे कल्टीवेशन के लिए बहुत अहम समय है। 20 साल की उम्र से पहले एक एक दिन कीमती होता है। अभी घर जाकर रिश्तेदारों से मिलने से तुम्हारी तरक्की में रुकावट आएगी। क्या तुम यह नहीं समझते? यश, तुम्हारे माता पिता भी तो यह नहीं चाहेंगे ना? अचानक यश के चेहरे पर एक ऐसी भावना दिखाई दी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। मिस्टिक क्लाउड सेक्ट में आने से पहले मैं अपने घर में रहता था जहां मुझे खाने या कपड़ों की कोई चिंता नहीं थी। मेरे माता पिता सब कुछ संभालते थे और मैं बेफिक्र होकर जीता था। लेकिन मिस्टिक क्लाउड सेक्ट में एक यूटिलिटी डिसाइपल के तौर पर आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। कुछ महीने पहले मेरे माता पिता मुझे देखने के लिए 1000 मील का सफ़र तय करके आए थे। मैंने अचानक देखा कि मेरे पिता, जिन्हें अभी जवान होना चाहिए था, उनके बालों में सफ़ेदी आने लगी थी। फिर भी उन्होंने अपने वापस जाने के टिकट के पैसे भी मेरे लिए छोड़ दिए ताकि मैं अपना कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए औषधियाँ खरीद सकूं। इससे मुझे अचानक एक कहावत याद आ गई जो मैंने घर पर पढ़ाई करते समय सीखी थी, बच्चा कुछ करना चाहता है लेकिन माता पिता पास नहीं होते। इतना कहते कहते यश के चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई। इसलिए मुझे लगता है कि भविष्य में पछताने से अच्छा है कि अभी कुछ किया जाए। जहाँ तक मेरे कल्टीवेशन का सवाल है, मैं दिन में सफ़र करूंगा और रात में कल्टीवेट करूंगा, मैं पीछे नहीं रहूंगा। यश की शांत बातें सुनकर राघव अचानक दंग रह गए। उनके चेहरे पर एक अजीब सा दुख छा गया। बच्चा कुछ करना चाहता है लेकिन माता पिता पास नहीं होते। यश, तुम मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत हो। जाओ। जैसे ही यश इंस्ट्रक्टर के ऑफिस से बाहर निकला, राघव ने उसे पीछे से आवाज़ दी, यश रुको। मैंने पहले से कुछ सोचा नहीं था और कोई तैयारी भी नहीं की। ये 4 और मैरो क्लींजिंग पिल्स हैं। इन्हें अपने माता पिता को दे देना, इसे मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा समझ लो। कहते ही गोलियों की एक बोतल उड़कर सीधे यश के हाथों में आ गिरी। यश हैरान रह गया। इंस्ट्रक्टर राघव उसके माता पिता को तोहफा क्यों दे रहे थे? ये सब क्या था? इस बात का तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा था। तुम अभी तक गए नहीं? क्या फिर से तलवार से कटने का शौक है? इससे पहले कि यश कुछ समझ पाता, राघव की बर्फीली तलवार की रोशनी अचानक फिर से उड़कर आ गई। एक भयानक ताकत के साथ वह यश की तरफ बढ़ी, जिसे देखकर यश इतना डर गया कि अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भाग निकला। यश महसूस कर सकता था कि इस बार वह बर्फीली तलवार की रोशनी कुछ ज्यादा ही भयानक थी। उसके आते ही पूरे कमरे में बर्फ जम गई थी। यश के जाने के बाद राघव की आंखों में एक नमी सी छा गई। कमरे में हल्की बर्फ जमने लगी। भाई राघव, आपने यश के माता पिता को तोहफा दिया। जो आपको जानते हैं वो समझेंगे कि आप जज्बाती हो गए थे, लेकिन जो नहीं जानते उन्हें लगेगा कि आप यश में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहे हैं। परी काव्यांजलि अंदर के कमरे से बाहर आई और अपनी आस्तीन लहराकर पल भर में ही कमरे की ठंडक दूर कर दी। राघव की आंखों की नमी दूर हुई और उनका कड़क मिजाज वापस आ गया। क्या हुआ काव्यांजलि, जलन हो रही है? क्यों न तुम खुद उसके पीछे जाकर यश के माता पिता को अपनी तरफ से कोई खास तोहफा दे दो। परी काव्यांजलि के गालों पर हल्की सी लाली छा गई।
आप हमेशा मेरे मजाक उड़ाते हैं। अब देखिए मैं क्या करती हूँ। खिलखिलाकर हंसते हुए परी काव्यांजलि मजाक करते हुए इंस्ट्रक्टर राघव की तरफ बढ़ी और दोनों के बीच हल्की फुल्की मस्ती होने लगी। भले ही यश घर लौटने के लिए बेचैन था, लेकिन उसने तुरंत भागदौड़ नहीं की। घर जाना जरूरी था, लेकिन वह अपने कल्टीवेशन को भी दांव पर नहीं लगा सकता था। यश ने फैसला किया कि वह 2-3 दिन और सेक्ट में रुककर 1QE प्राइमोर्डियल यूनिटी 8 पर अच्छी पकड़ बना लेगा और उसके बाद ही सफ़र शुरू करेगा। इसके अलावा स्टोन मैरो स्पिरिट लिक्विड के चमत्कारी फायदों को देखते हुए यश ने थोड़ा सा लिक्विड घर ले जाकर चुपके से अपने माता पिता को देने की सोची थी। पिछले कुछ दिनों में उसने जो स्टोन मैरो स्पिरिट लिक्विड जमा किया था, उसका ज़्यादातर हिस्सा उसके ब्रेकर थ्रू में ही इस्तेमाल हो गया था, इसलिए उसने फैसला किया कि वह कुछ दिन और रुककर थोड़ा और लिक्विड जमा कर लेगा। 1QE प्राइमोर्डियल यूनिटी 8 एक ह्यूमन रैंक हाई ग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक थी, जिसे 6 लेवल में बांटा गया था। कहा जाता था कि यह वो टेक्निक है जिसे पुराने समय में मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के गुरुओं ने भी इस्तेमाल किया था। शुरुआती 3 लेवल में ट्रू QE को शुद्ध करने पर बहुत जोर दिया जाता था, जो एक मजबूत नींव बनाने के लिए किसी चीज़ को 1000 बार तपाने जैसा था। इसे सीखते समय तरक्की काफ़ी धीमी होती थी, जिसमें बाकी तकनीकों की तुलना में लगभग 2 गुना समय लगता था। लेकिन चौथे लेवल पर पहुंचने के बाद इंसान एक प्रोटेक्टिव ऑरा बना सकता था, जो एक कभी न टूटने वाला प्रोटेक्टिव ट्रू ऑरा बन जाता था। 5वें लेवल पर वह प्रोटेक्टिव ऑरा शरीर से 10 फीट दूर तक जा सकता था और 10 कदम के दायरे में किसी की जान लेना ऐसे था जैसे बस हाथ पलटना, जिससे इंसान लगभग अजेय हो जाता था। जहां तक छठे लेवल का सवाल था, उसमें व्यक्ति को 1QE प्राइमोर्डियल यूनिटी हासिल हो जाती थी और वह स्पिरिट इंड्यूसिंग इनेट की हद तक पहुंच जाता था। 1QE प्राइमोर्डियल यूनिटी 8 के बारे में सिर्फ पढ़कर ही यश काफ़ी हैरान रह गया था। प्रोटेक्टिव ट्रू ऑरा बनाना ट्रू एसेंस रेल्म के तीसरे लेवल की एक खास पहचान थी। सीधे शब्दों में कहें तो जो कोई भी 1QE प्राइमोर्डियल यूनिटी 8 को चौथे लेवल तक सीख लेता, उसके पास ट्रू एसेंस रेल्म के तीसरे लेवल के बराबर लड़ाई की ताकत आ जाती। उस किताब में इंस्ट्रक्टर राघव के खुद के हाथ से लिखे हुए नोट्स के कई पन्ने भी थे। साथ ही इस बात का भी जिक्र था कि 1QE प्राइमोर्डियल यूनिटी 8 का अभ्यास करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। राघव के नोट्स के साथ यश के लिए इस टेक्निक का अभ्यास करना काफ़ी आसान हो गया था। 5 दिन बाद एक दूर पहाड़ी चट्टान पर यश पालथी मारकर बैठा था। उसकी छाती अचानक एक ताल के साथ ऊपर नीचे होने लगी और उसकी सांसें लगातार तेज होने लगीं। जैसे जैसे यश के शरीर से निकलने वाला ऑरा और ज़्यादा भारी होने लगा, उसकी छाती और पेट का हिलना और भी तेज हो गया। पूफ! उसके पूरे शरीर का हिलना अचानक रुक गया और यश के मुंह से लगभग ठोस सफ़ेद QE का एक झोंका बाहर निकला। ये 5 मीटर दूर एक कटोरे जितने मोटे देवदार के पेड़ से टकराया और देखते ही देखते पेड़ को तोड़ दिया। अपने एसेंस ब्लड प्राइमोर्डियल बॉडी 8 के तीसरे लेवल के पूरे कल्टीवेशन को बदलने और 1 दर्जन से ज़्यादा कंडेंसिंग ट्रूपिल्स के साथ कड़ी मेहनत करने के बाद मैं केवल 1QE प्राइमोर्डियल यूनिटी 8 के तीसरे लेवल के किनारे तक पहुंच पाया हूं। सच में इस 1QE प्राइमोर्डियल यूनिटी 8 की तरक्की बहुत धीमी है। एक धीमी सी बुदबुदाहट के साथ यश के चेहरे पर खुशी की एक झलक दिखाई दी। भले ही 1QE प्राइमोर्डियल यूनिटी 8 की तरक्की धीमी थी, लेकिन इसके तीसरे लेवल तक पहुंचने से यश के डैंटियन में ट्रू एसेंस की कुल मात्रा लगभग 2 गुनी हो गई थी। और 1QE प्राइमोर्डियल यूनिटी 8 और मिराज ड्रैगन पल के दोहरे असर से उसके शरीर का ट्रू एसेंस इतना गाढ़ा हो गया था कि वह पारे जैसा दिखाई देने लगा था। यश ने शुरुआत में जो ट्रू एसेंस की कुछ बूंदें जमा की थीं, उसकी तुलना में ये दर्जनों गुना ज़्यादा शुद्ध था। इतने शुद्ध ट्रू एसेंस की एक बूंद में भी कितनी ताकत होगी, इसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। 1QE प्राइमोर्डियल यूनिटी 8 की पढ़ाई में इस मुकाम तक पहुंचने के बाद और मदद के लिए कोई और कंडेंसिंग ट्रूपिल्स न होने की वजह से बाकी का सफ़र हर दिन की कड़ी मेहनत पर ही निर्भर था। कुछ पल सोचने के बाद यश ने अपना सामान बांधने और घर लौटने की तैयारी शुरू कर दी। वह अब अपनी इस यात्रा को और नहीं टाल सकता था। सिंघा परिवार की बड़ी मुलाकात का दिन भी नज़दीक आ रहा था। इस बार यश ने ठान लिया था कि वह अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के आउटर सेक्ट डिसाइपल को घर जाकर अपने रिश्तेदारों से मिलने की पूरी छूट थी, लेकिन जाने से पहले उन्हें सेक्ट ग्रैंड हॉल और पीक मैनेजमेंट डीकन के पास अपना नाम लिखवाना पड़ता था। यश के अर्थ रैंकिंग में दूसरे नंबर पर होने की वजह से ये सारी कागजी कार्यवाही फटाफट हो गई। हालांकि यश ने तुरंत अपना सामान बांधकर सेक्ट से निकलने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। वहां से निकलने से पहले उसे अपने माता पिता के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ ले जानी थी, स्टोन मैरो स्पिरिट लिक्विड। सूरज ढलने के वक्त यश सीधे 100 पाइन पीक की ओर निकल पड़ा। क्या तुम फिर से समीर को खोज रहे हो? समीर की किस्मत सच में बहुत अच्छी है जो उसे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला है। मुझे लगता है बहुत जल्द समीर भी आउटर सेक्ट डिसाइपल बन जाएगा। जैसे ही यश वहां पहुंचा, उसकी मुलाकात अचानक 100 पाइन पीक के सुपरवाइजर शर्मा से हो गई। हे, असल में ये मेरी किस्मत है।
अगर उस समय समीर ने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं आज इस मुकाम पर नहीं होता। हंसी मजाक की कुछ बातों के बाद जैसे ही सुपरवाइजर शर्मा जाने लगे, यश को अचानक कुछ याद आया। सुपरवाइजर शर्मा, मुझे आपसे एक इंसान के बारे में पूछना है। मुझे नहीं पता आप उसे जानते हैं या नहीं। यश, तुम बस पूछो, मुझे जो भी पता होगा मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा, सुपरवाइजर शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। तन्मय, वो ट्रू डिसाइपल तन्मय जिसकी मौत हो गई थी। क्या आप? तन्मय का नाम सुनते ही सुपरवाइजर शर्मा के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उन्होंने यश की बात बीच में काटते हुए धीमी आवाज में पूछा, तुम उस इंसान के बारे में क्यों पूछ रहे हो? मैं? छोड़ो, क्यों पूछ रहे हो? बस इतना याद रखना कि तन्मय के बारे में किसी से मत पूछना। उसके बारे में जानना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। उस इंसान का जिक्र करना सेक्ट में पूरी तरह से मना है। ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ। अगर तुम्हें समीर से मिलना है तो जल्दी जाओ, सुपरवाइजर शर्मा ने कहा। सुपरवाइजर शर्मा को वहां से जल्दी जाते देख यश का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। एक मारे गए ट्रू डिसाइपल का नाम लेना अगर सेक्ट में इतनी बड़ी मनाही थी तो इसका मतलब था कि पहाड़ के पीछे मौजूद सेक्ट फॉरबिडन ग्राउंड उतना सीधा नहीं था जितना उसने सोचा था। आगे से उसे इन बातों की जानकारी निकालते वक्त और ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। 100 पाइन पीक पर जब मुर्गे के बांध देने का समय होता था तब कई यूटिलिटी डिसाइपल अपने सारे काम निपटाकर आराम कर रहे होते थे। काले कपड़े पहने एक आउटर सैक डिसाइपल यश को आते देख, हालांकि कई लोग उसे अच्छे से जानते थे, फिर भी वे सब सावधानी से उसका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। यश की ओर देखने वाली उनकी आंखों में एक अलग ही खौफ और इज्जत थी। दूर से ही समीर ने यश को देख लिया। इस बार समीर ने हमेशा की तरह आंगन में खड़े होकर यश से बात नहीं की। इसके बजाय वह यश को अपने कमरे के अंदर ले गया और गंभीर चेहरे के साथ पूछा, यश, क्या तुमने हाल फिलहाल में किसी से दुश्मनी मोल ली है? क्या हुआ? यश की भौहें तन गईं। जहां तक यश से दुश्मनी रखने वालों की बात थी तो वह विराट को सबके सामने पहले ही मौत के घाट उतार चुका था। इस समय यश से सबसे ज्यादा नफरत करने वाला इंसान हर्षल ही हो सकता था, और परी काव्यांजलि की वजह से स्पिरिट स्वॉर्ड पीक पर रहने वाले ट्रू डिसाइपल शिवान को भी इस गिनती में रखा जा सकता था। पिछले कुछ दिनों में काले कपड़े पहने कई आउटर सैक डिसाइपल अक्सर 100 पाइन पीक पर तुम्हारे बारे में जानकारी निकालने के लिए आ रहे हैं, समीर ने बताया। कौन हैं वे लोग? मैं उनमें से किसी को भी नहीं जानता। और तुम्हारे बारे में पूछताछ करने के लिए एक से ज्यादा काले कपड़े पहने आउटर सैक डिसाइपल आ रहे हैं। एक से ज्यादा? यश की भौहें और भी तन गईं। वे किस तरह की जानकारी ढूंढ रहे हैं? बहुत सी बातें और कई अलग अलग चीज़ों के बारे में, लेकिन आखिर में वे हमेशा तुम्हारे कल्टीवेशन के बारे में ही सवाल करते हैं। सेक्ट में आने पर तुम्हारे शुरुआती प्रदर्शन से लेकर उस समय तक जब तुमने ब्लड रिफाइनिंग सेकंड लेवल और ब्लड रिफाइनिंग थर्ड लेवल हासिल किया था। मूल रूप से 100 पाइन पीक के हर उस यूटिलिटी डिसाइपल से पूछताछ की गई है जिसने तुम्हारे साथ लड़ाई की है। विक्रम के साथ तुम्हारी दोनों लड़ाइयों पर भी सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, समीर ने कहा। यश हैरान रह गया। तुम्हें इतनी साफ साफ सब बातें कैसे पता हैं? ये सुनकर समीर के चेहरे पर थोड़ा सा गुरूर दिखाई दिया। तुम ये क्यों नहीं देखते कि मैं कौन हूँ? अरे, तुमने जो ब्लड एसेंस पिल्स देकर मेरी मदद की थी उसकी वजह से मेरा कल्टीवेशन तेजी से बढ़ा है। अब मैं 100 पाइन पीक का असली बॉस हूँ। अगर यहाँ कोई भी गड़बड़ होती है तो उसे मुझसे छिपाने की हिम्मत कौन करेगा? ठीक है, ये सब कब से शुरू हुआ? मुझे सोचने दो, समीर ने कुछ पल सोचकर कहा। लगभग 8-9 दिन पहले। 8-9 दिन पहले? ये सुनकर यश सोच में पड़ गया। 8-9 दिन पहले ही यश ने मार्शल आर्ट्स एरिना में शानदार प्रदर्शन किया था, जब उसने विराट को मार गिराया था और हर्षल को एक ही मुक्के में हरा दिया था। यश समझ गया कि उस पर किसी की नज़र है। आखिर वो कौन हो सकता है जो उस पर नज़र रख रहा है? ट्रू डिसाइपल शिवान को शायद इस लिस्ट से बाहर किया जा सकता था। उसके जैसा इंसान इस तरह से अपनी बेइज्जती सहने को कभी तैयार नहीं होता। क्या वो हर्षल हो सकता है, या शायद कोई और इंसान जिसने ये देखा हो कि यश की तरक्की बहुत तेजी से हो रही है? कोई दिलचस्पी रखने वाला इंसान। यश के दिमाग में अचानक एक दिलचस्पी रखने वाले इंसान की छवि चमक उठी। यश को बहुत अच्छे से पता था कि हाल ही में उसकी तरक्की बहुत तेज रही है। सिर्फ 4 महीनों में वह ब्लड रिफाइनिंग थर्ड लेवल पीक के एक यूटिलिटी डिसाइपल से अर्थ रैंकिंग में दूसरी पोजीशन पर पहुंच गया था। तरक्की की यह रफ्तार अभी भी एक सामान्य सीमा के अंदर थी और मिस्टिक क्लाउड सेक्ट में ऐसा होना कोई अनोखी बात नहीं थी। हालांकि इस कल्टीवेशन स्पीड को हासिल करने वाले वो सभी जीनियस थे जिनके पास शानदार टैलेंट था। जतिन जैसे जीनियस के लिए इतनी तेज तरक्की होना बिल्कुल आम बात थी। लेकिन जब बात यश की आती थी, जो एक यूटिलिटी डिसाइपल के बैकग्राउंड से आया था, तो इतनी तेजी से ऊपर उठना बहुत अजीब हो जाता था। यही वजह थी कि कुछ लोगों की नज़र यश पर टिक गई थी और वे इसके पीछे का राज जानना चाहते थे। यश को अच्छी तरह पता था कि इस स्थिति में जब लोग उस पर नज़र गड़ाए हुए हैं, सबसे सही यही होगा कि वह चुपचाप 100 पाइन पीक से निकल जाए।
उसे 3 महीने या शायद आधे साल तक क्लिफ सीक्रेट केव जाकर स्टोन मैरो स्पिरिट लिक्विड इकट्ठा करना बंद कर देना चाहिए। जब उन नज़र रखने वाले लोगों को लगेगा कि काफ़ी समय बीत गया है और यश के पास कोई राज नहीं है, तो वे खुद ही पीछा छोड़ देंगे और फिर यश दोबारा क्लिफ सीक्रेट केव जा सकता है। लेकिन कोई एक दिन के लिए तो सावधान रह सकता है, पर 1000 दिनों तक किसी पर नज़र रखना आसान नहीं होता। इसके अलावा चाहे बाद में कुछ भी हो, यश को आज रात किसी भी हालत में क्लिफ सीक्रेट केव जाना ही था। स्टोन मैरो स्पिरिट लिक्विड का असर बहुत ही जादुई था और क्योंकि यश कल घर जा रहा था, उसे अपने माता पिता के लिए कुछ न कुछ ज़रूर ले जाना था। एक ही पल में यश ने इस मुसीबत से निपटने की एक योजना बना ली। हमेशा की तरह जब भी वह 100 पाइन पीक आता था, उसने समीर से देर रात तक बातें की। जाने से पहले यश ने समीर के लिए ब्लड एसेंस पिल्स की एक बोतल वहीं छोड़ दी। 100 पाइन पीक के घुमावदार पहाड़ी रास्ते पर कदम रखते ही यश ने बड़ी आसानी से सरपेंट स्विमिंग स्टेप्स का इस्तेमाल किया और उस पतले से रास्ते पर ऐसे चलने लगा जैसे किसी सीधी ज़मीन पर चल रहा हो। हालांकि उसके कदम बिल्कुल आम लग रहे थे, लेकिन यश का पूरा ध्यान अपने आसपास पर था। उसने अपनी सारी ताकत अपने कानों में लगा दी थी और पहाड़ी रास्ते के दोनों तरफ होने वाली हर छोटी सी हलचल को बड़े ध्यान से सुन रहा था। यश को नहीं पता था कि आज कोई उसका पीछा कर रहा है या नहीं, लेकिन बाद में पछताने से अच्छा था कि पहले ही सावधान रहा जाए। पहाड़ी रास्ते के एक घुमाव पर लोहे जैसी मजबूत शाखाओं वाले देवदार के पेड़ हवा में भूतिया परछाइयों की तरह हिल रहे थे और एक अजीब सी लय वाली आवाज़ निकाल रहे थे। जैसे ही यश इस जगह पहुंचा, उसकी आकृति अचानक उछली और देवदार के जंगल में कहीं गायब हो गई। पीछे सिर्फ देवदार के पेड़ों से गुजरती हवा की आवाज़ रह गई। यश के गायब होने के कुछ ही देर बाद घुमाव पर अचानक एक काली परछाई दिखाई दी। इस लड़के के पास सच में कोई राज है। ये काफ़ी चालाक है, लेकिन आज जो इस पर नज़र रख रहा है वो मैं हूँ। परछाई एक पल के लिए चमकी और वह भी देवदार के जंगल में गायब हो गई। चट्टान की दीवार पर यश की आकृति क्लिफ सीक्रेट केव के दरवाजे पर दिखाई दी। अंदर जाने से पहले यश ने घने जंगल की ओर एक नज़र डाली। पेड़ों की परछायां बहुत लंबी दिख रही थीं और कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था, फिर भी उसके दिल में एक बेचैनी सी बनी हुई थी। जैसे ही वह रेंग कर क्लिफ सीक्रेट केव के अंदर पहुंचा, उसकी यह बेचैनी और भी बढ़ गई। क्लिफ सीक्रेट केव के अंदर सब कुछ पहले जैसा ही था। लगभग 10 दिनों से वहां न आने के कारण यश ने टूटे हुए स्टैलेग्माइट के पास जो बांस की नली रखी थी, वह पहले ही आधे से ज्यादा हरे रंग के स्टोन मैरो स्पिरिट लिक्विड से भर चुकी थी। 10 दिन का ये स्टोन मैरो स्पिरिट लिक्विड उसके माता पिता के इस्तेमाल के लिए काफ़ी होना चाहिए था। उस बेचैनी की वजह से यश ने जितनी जल्दी हो सके स्टोन मैरो स्पिरिट लिक्विड को अपने साथ लाई गई छोटी बांस की नली में डाल दिया। जैसे ही वह बाहर निकलने वाला था, क्लिंक, यश ने गुफा के दरवाजे पर जो कंकड़ रखा था उससे अचानक लुढ़कने की आवाज़ आई और एक काले कपड़े पहने इंसान ने सीक्रेट केव के अंदर गोता लगाया। जूनियर भाई यश, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तुम्हारे हाथ में मौजूद इस बांस की नली को चुपचाप नीचे रख देता। एक थोड़ी अजीब सी आवाज़ गूंज उठी। सबसे बड़े सीनियर भाई, तो ये आप हैं? सामने वाले को देखकर यश के चेहरे पर हैरानी का कोई नामोनिशान नहीं था। जब आज समीर ने इस बात का जिक्र किया था तो यश को याद आया कि ललित ने उसे क्या बताया था। उसके सबसे बड़े सीनियर भाई गौतम उसमें कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी ले रहे थे। यश ने अंदाज़ा लगाया था कि जिस इंसान के मन में खोट है वो शायद सीनियर भाई गौतम ही हो सकते हैं, और उसका यह अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। सिर्फ एक ही बात थी जो यश पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। वह इतनी सावधानी से और इतने सारे बचाव करके क्लिफ सीक्रेट केव आया था, तो फिर सीनियर भाई गौतम ने उसका पीछा कैसे कर लिया? लगता है कि तुम इतने भी बेवकूफ़ नहीं हो। गौतम ने एक खौफनाक मुस्कान दी। जूनियर भाई यश, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारा कल्टीवेशन सिर्फ 5 महीनों में ब्लड रिफाइनिंग फर्स्ट लेवल से ब्लड रिफाइनिंग 5th लेवल पीक तक छलांग लगा गया, जो इनसेक्ट के सबसे बड़े जीनियस जतिन की कल्टीवेशन स्पीड को टक्कर दे रहा है, और यह सब तुम्हारे हाथ में मौजूद इस चीज़ की वजह से है ना? यश ने अपने हाथ में पकड़ी हुई छोटी बांस की नली को देखा। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, गौतम फिर से हंसने लगा। यश, इससे इनकार करने की जल्दबाजी मत करो। तुम्हारे पास 3 मेरिडियन मीडियम ग्रेड ब्लड लाइन का टैलेंट है, और भले ही तुम गोल्डन सिटी सिंघा परिवार से हो, लेकिन तुम उनके मेन परिवार से नहीं हो। तुम्हारा परिवार एक साल में तुम्हें जो मदद दे सकता है वह 100 या 200 चांदी के तोलों से ज़्यादा नहीं है। मुझे तो लगता है कि तुम एक ब्लड एसेंस पिल भी नहीं खरीद सकते, है ना? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सीनियर भाई। आपने जो जानकारी निकाली है वो बिल्कुल सटीक है। मेरे कल्टीवेशन के इतनी तेज़ी से बढ़ने का कारण सच में यही चीज़ है। यश ने अपने हाथ में पकड़ी हुई बांस की नली को हिलाया। हालांकि एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है। मैंने यहाँ आते समय रास्ते में बहुत सारे तरीके अपनाए थे, फिर भी आप मेरा पीछा कैसे कर पाए? गौतम घमंड से हंसा। मुझे तेज़ भागने में महारत हासिल है, लेकिन वो सबसे ज़रूरी बात नहीं है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि मैं जानता हूँ जब भी तुम 100 पाइन पीक जाते हो, तुम देर रात तक समीर से बातें करते हो।
मैंने अंदाज़ा लगाया था कि तुम समय बिताने के लिए समीर से इतनी देर तक बातें कर रहे हो और अपने इस गुप्त काम को अंजाम देने के लिए आधी रात होने का इंतज़ार कर रहे हो। इसलिए मैंने चुपके से समीर के कपड़ों पर एक खास तरह की हिडन फ्रेगरेंस, छिपी हुई महक लगा दी थी। जब भी कोई लंबे समय तक समीर के करीब रहता तो उसे भी यह हिडन फ्रेगरेंस लग जाती। हे, सच कहूँ तो जूनियर भाई यश, तुम्हारे सरपेंट स्विमिंग स्टेप्स का अभ्यास सच में बहुत गहरे लेवल तक पहुंच चुका है। अगर रास्ता दिखाने के लिए ये हिडन फ्रेगरेंस नहीं होती तो मैं सच में तुम्हारा पीछा नहीं कर पाता। तो बात ये थी। यश ने अपने कपड़ों की आस्तीन को ध्यान से सूंघा। कई बार सूंघने के बाद उसे आखिरकार एक बहुत ही हल्की सी महक महसूस हुई। सच में उसके साथ धोखा हुआ था। इस बात को चुपचाप अपने दिमाग में बिठाते हुए यश का अनुभव थोड़ा और बढ़ गया। अपने शक को दूर करने के बाद यश ने अपने पैरों को हल्का सा फैलाया और 5 सैक्रेड माउंटेन्स डिवाइन फिस्ट का पोज लिया और गौतम पर चिल्लाया, ठीक है सीनियर भाई, चूंकि आपने सब जान ही लिया है तो मुझे और कुछ नहीं कहना है। बाहर और जो भी है उन्हें भी अंदर बुला लो। चलो साथ मिलकर लड़ते हैं और तय करते हैं कि मेरे हाथ में मौजूद खजाना किसे मिलेगा। बाहर और कौन है? यश, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? मैं इतनी अच्छी चीज़ किसी और के साथ क्यों बांटूंगा? गौतम अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि यश के चेहरे का रंग पूरी तरह से बदल गया और उसके हाव भाव में एक गजब का आत्मविश्वास आ गया। गौतम के चेहरे का रंग बुरी तरह उड़ गया, वह यश की चाल में फंस चुका था। तुम मुझे फंसा रहे हो यश? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अकेले तुमसे निपट नहीं सकता? सीनियर भाई गौतम को तुरंत समझ आ गया कि यश ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि उसका कोई साथी है या नहीं। जब यश को अपना जवाब मिल गया तो उसके चेहरे के हाव भाव काफ़ी शांत हो गए। वह साफ तौर पर अपनी ताकत को लेकर बहुत भरोसे में था। मार्शल आर्ट्स एरिना में कदम रखने से पहले हर्षल ने भी यही सोचा था। सच तो ये था कि यश को 80% यकीन हो गया था कि गौतम अकेले ही आया है। अभी उसने जो पूछा था वह केवल पक्का करने के लिए था। अब जब ये तय हो गया था कि गौतम अकेला है तो चीज़ें संभालना बहुत आसान हो गया था। यश धीरे धीरे क्लिफ सीक्रेट केव के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा और उस छोटी सी जगह में एक जानलेवा ऑरा फैलने लगा। जूनियर भाई यश, तुम मुझे मारना चाहते हो? गौतम ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए चिल्लाकर पूछा। क्या सीनियर भाई को लगता है कि मैं बस यहाँ बैठकर अपनी मौत का इंतजार करूंगा? हाँ, जूनियर भाई यश, इतनी जल्दबाजी मत करो। सच कहूँ तो एक दूसरे को मारना ही इसका इकलौता हल नहीं है। हम इस मामले को शांति से सुलझा सकते हैं। गौतम हंसा। शांति से सुलझाएं? यश को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? गौतम ने यश को घूरा और अचानक उसके हाथ में एक चीज दिखाई दी। इसे देखो। स्वैश! जैसे ही यश की आंखें झपकी, गौतम की उंगलियां तेजी से घूमी और एक गहरी रोशनी तेज आवाज के साथ यश की तरफ तेजी से आई। लगभग उसी समय गौतम की कमर पर लटकी हुई लंबी तलवार म्यान से बाहर आ गई और तलवार की तेज रोशनी के साथ उसने सीधे यश पर हमला कर दिया। भले ही यश चौकन्ना था, फिर भी गौतम ने उसे चकमा दे ही दिया था। मन ही मन धोखेबाज, बड़बड़ाते हुए उसने उस छिपे हुए हथियार के वार से खुद को बचाया। लेकिन क्लिफ सीक्रेट केव के अंदर की जगह बहुत छोटी थी, मुश्किल से 20 मीटर लंबी, जो स्नैक स्प्रिंग ग्रास का पूरा इस्तेमाल करने के लिए भी काफ़ी नहीं थी। गौतम एक परछाई की तरह उसका पीछा कर रहा था, स्मॉल हेवन स्टार स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए, जो बहुत ही बारीक और रहस्यमयी थी। तलवार की चमकती हुई कई फीट लंबी रोशनी के साथ उसने यश पर एक बार फिर वार किया। गनीमत थी कि यश के सरपेंट स्विमिंग स्टेप्स पास की लड़ाई के लिए बहुत अच्छे थे, जिससे ऐसी छोटी जगह में भी उनका इस्तेमाल करना आसान था। अचानक यश ने अपने शरीर को घुमाया और गौतम की तलवार की रोशनी से बच गया, जो 5 फीट तक बढ़ गई थी। उसने थोड़ी दूरी बनाने के लिए पीछे की तरफ छलांग लगाई, लेकिन जैसे ही वह पलटकर वार करने वाला था, एक हादसा हो गया। हुआ यूं कि जब यश पीछे हटा तो वह सीक्रेट केव के अंदर मौजूद टूटे हुए स्टेलेग्माइट के ठीक सामने आ गया। ये वही टूटा हुआ स्टेलेग्माइट था जिसे यश ने पहले ये जानने के लिए खोदा था कि स्टोन मैरो स्पिरिट लिक्विड कहाँ से आ रहा है, लेकिन उसने डर के मारे और गहराई में नहीं खोदा था कि कहीं लिक्विड का बहना बंद न हो जाए। यश तो बच निकला था, लेकिन वह टूटा हुआ स्टेलेग्माइट जहाँ से स्टोन मैरो स्पिरिट लिक्विड बह रहा था, अपनी जगह पर ही खड़ा था। एक जोरदार धमाके के साथ गौतम की 5 फीट लंबी तलवार की रोशनी उस स्टेलेग्माइट से जा टकराए। बैंग! पत्थर के टुकड़े हर तरफ उड़ने लगे। जहां स्टेलेग्माइट था वहां की पूरी जगह और वह बड़ी सी बांस की नली जो यश ने वहां लटकाई थी, सब कुछ गौतम की तलवार की रोशनी से चकनाचूर हो गया था और वहां 1 मीटर गहरा गड्ढा बन गया था। सब कुछ खत्म हो गया। यश और गौतम दोनों ही एक पल के लिए सन्न रह गए। अगले ही पल गौतम के हाथ से तलवार की रोशनी फिर से चमक उठी। उसने आगे की तरफ छलांग लगाई और उसकी तलवार के ठंडे तारों ने यश पर बार बार वार किया। अब वह भी हताश हो रहा था और उसने सीधे स्मॉल हेवन स्टार स्वॉर्ड का अपना सबसे खतरनाक वार, हेवन स्टार कंसेक्यूटिव फ्लैशेस का इस्तेमाल कर दिया।
लगभग उसी समय सांस लेने का थोड़ा सा मौका मिलते ही यश ने भी एक मुक्का जड़ दिया। मोर्टल रैंक हाई ग्रेड 5 सैक्रेड माउंटेन्स डिवाइन फिस्ट का जानलेवा वार 5 सैक्रेड माउंटेन्स रिटर्निंग एज 1। बैंग 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 बैंग। यश ने तेजी से एक के बाद एक कई मुक्के मारे और गौतम की तलवार की रोशनी का सामना करने के लिए शुद्ध नीले रंग के कई ट्रू एसेंस फिस्ट इम्प्रिंट्स हवा में छोड़ दिए। ट्रू एसेंस रेल्म। शुद्ध नीले फिस्ट इम्प्रिंट्स को देखकर गौतम रुक गया। तुमने इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया। जैसे ही गौतम की तलवार की रोशनी यश के शुद्ध नीले फिस्ट इम्प्रिंट से टकराई, उसके चेहरे का रंग बुरी तरह उड़ गया और उसकी आंखों में भयानक हैरानी भर गई। ये कैसे मुमकिन है? गौतम की तलवार की रोशनी सच में यश के शुद्ध नीले फिस्ट इम्प्रिंट से चकनाचूर हो गई थी। इतना ही नहीं, इम्प्रिंट्स की बची हुई ताकत ने गौतम को अपना वार वापस लेने और खुद को बचाने के लिए पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। गौतम की हैरानी जायज़ थी उसी कल्टीवेशन लेवल पर जब कोई मोर्टल रैंक हाई ग्रेड मार्शल स्किल किसी ह्यूमन रैंक लो ग्रेड मार्शल स्किल से टकराती थी तो मोर्टल रैंक हाई ग्रेड स्किल के जीतने के कोई चांस नहीं होते थे। अगर कभी ऐसा हो भी जाता तो भी यह ज़्यादा से ज़्यादा बराबरी की टक्कर होती, इसमें एक का पलड़ा भारी नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब बिल्कुल यही हो रहा था। जब गौतम हैरान खड़ा था तभी यश ने स्नैक स्प्रिंग ग्रास का इस्तेमाल करते हुए तेजी से आगे छलांग लगाई और सीधा गौतम की छाती पर जोर से हमला कर दिया। पा पा पा। उसकी 10 उंगलियों ने किसी फुर्तीले सांप की तरह पलक झपकते ही 30 बार जोरदार वार किए। स्पिरिट स्नैक पल्स इंटरसेप्टिंग हैंड पल्स इंटरसेप्शन एसेंस सीलिंग। गौतम का शरीर अकड़ गया और उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसके शरीर में ट्रू एसेंस तेजी से बहने लगा और यश ने जिन 36 जगहों पर वार किया था वे अब दबी हुई आवाज के साथ फटने लगी थी, क्योंकि गौतम स्पिरिट स्नैक पल्स इंटरसेप्टिंग हैंड को तोड़ने के लिए पागलों की तरह अपने ट्रू एसेंस को दौड़ा रहा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक ट्रू एसेंस रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट के लिए दुश्मन को हराने के लिए एक पल का मौका ही काफ़ी होता है। और गौतम के मेरिडियंस रुक जाने और एसेंस सील हो जाने की वजह से उसने यश को जो समय दिया था वह केवल 1 या 2 सांसों का नहीं था। पा पा पा। बैंग बैंग बैंग। यश किसी बिजली की तरह झपका, उसके मुक्के और हथेलियां किसी धारदार ब्लेड की तरह चल रही थीं। पलक झपकते ही भयानक ट्रू एसेंस से भरे दर्जनों मुक्के गौतम के शरीर के नाजुक हिस्सों पर जोर से जा लगे। देखते ही देखते गौतम खून की उल्टियां करने लगा और मौत के कगार पर पहुंचकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर भी यश सावधान रहा। उसने स्पिरिट स्नैक पल्स इंटरसेप्टिंग हैंड का इस्तेमाल करके गौतम के हाथ और पैरों के जोड़ों को अपनी जगह से खिसका दिया। अंत में कुछ पल सोचने के बाद यश ने अपना फैसला कर लिया। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई और उसने अपने हाथ को गौतम के गले पर किसी कुल्हाड़ी की तरह दे मारा। उस छोटे से पल में यश ने सब कुछ साफ साफ सोच लिया था। भले ही गौतम का पद बहुत ऊंचा था, लेकिन आज उसे रास्ते से हटाना ही होगा। रुको। मौत के करीब पहुंचकर गौतम ने कहा, मुझे मत मारो जूनियर भाई यश। मैं अर्थ रैंकिंग में सबसे ऊपर हूं और सेक्ट के एल्डर्स की नज़र मुझ पर है। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तब मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। नहीं 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 जूनियर भाई यश, मेरे पास बहुत सारा खजाना है। मेरे कमरे में 10,000 सोने के सिक्कों के बराबर की पिल्स रखी हैं। मैं अपनी जान के बदले तुम्हें वो सारी पिल्स दे दूंगा। जूनियर भाई यश, मेरे पास और भी। गौतम की आवाज़ अचानक रुक गई क्योंकि यश ने अपने एक ही वार से उसका गला कुचल दिया था। दौलत लालच दे सकती थी, लेकिन गौतम के वादे चाहे कितने भी लुभावने क्यों न हो, उनका मजा लेने के लिए यश का जिंदा रहना जरूरी था। गौतम सही कह रहा था। अर्थ रैंकिंग में सबसे ऊपर होने के नाते ये लगभग तय था कि वह भविष्य में एक इनसेक्ट डिसाइपल बनेगा, एक ऐसा डिसाइपल जिसमें बहुत टैलेंट है और जिसे सेक्ट में बहुत अहमियत दी जाएगी। एक आम इनसेक्ट डिसाइपल की मौत से ही मिस्टिक क्लाउड सेक्ट में हाहाकार मच जाता, और अगर अर्थ रैंकिंग में सबसे ऊपर रहने वाले की मौत हो जाए तो इसका झटका कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन उसे मारना ही था। यश अब केवल इतना ही कर सकता था कि यह पूरा मामला यहाँ इस चट्टान की सीक्रेट केव में ही दबकर रह जाए। बाकी बातों के लिए यश बस अपनी किस्मत पर भरोसा कर सकता था। वह गौतम के लालच पर दांव लगा रहा था, या यूं कहें कि वह इस बात पर दांव लगा रहा था कि गौतम एक आम इंसान है जिसने आज के अपने इस कदम के बारे में किसी को नहीं बताया था। जहां तक गौतम द्वारा पहले 100 पाइन पीक पर यश के बारे में जानकारी निकलवाने की बात थी, जिसका मतलब था कि कुछ लोग जानते थे कि वह यश पर नज़र रख रहा है, यश को उसकी ज़रा भी फिक्र नहीं थी। अगर यश के कल्टीवेशन में अचानक आए तेजी से किसी का ध्यान नहीं जाता तो यह ज़्यादा अजीब बात होती। गौतम की लाश को शांत होते देख यश अचानक जोर जोर से सांसें लेने लगा। उसके दिल में डर और जोश का एक अजीब सा तूफान उठ रहा था, जिससे वह पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। देखा जाए तो ये पहली बार था जब यश ने इतने करीब से सच में किसी इंसान की जान ली थी। पिछली बार जब उसने दूर से ही तलवार को लात मारकर विराट को मारा था तो वह बहुत दूर था, इसलिए उसे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था।
अपनी सांसों को काबू में करते हुए और अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछते हुए यश टूटे हुए स्टैलेग्माइट की तरफ बढ़ा। अभी सबसे ज्यादा चिंता उसे इसी चीज की थी। वह सोच रहा था कि कहीं गौतम ने उसे पूरी तरह से तबाह तो नहीं कर दिया था। गौतम ने वहां एक बड़ा सा गड्ढा कर दिया था। वह टूटा हुआ स्टैलेग्माइट जहां से पहले स्टोन मैरो स्पिरिट लिक्विड बहता था, अब जड़ तक टूट चुका था। वहां न तो स्टैलेग्माइट का कोई नामो निशान था और न ही स्टोन मैरो स्पिरिट लिक्विड का। वह पागलों की तरह पत्थरों के मलबे को हटाने लगा और उस जगह को साफ करने लगा। वह जितना मलबा हटाता उसका दिल उतना ही डूबने लगता। क्या सच में स्टोन मैरो स्पिरिट लिक्विड गौतम की तलवार के वार से पूरी तरह खत्म हो गया था? अचानक मलबा हटाते समय यश की आंखें चमक उठीं।